मुल्ला अब्दुल लिखते हैं कि जब इस शख्स ने मुझे गाड़ी, बंगले और मालो दौलत की ऑफर दी तो मैंने इससे सवाल किया कि आप मेरे ऊपर इतना एहसान क्यों करना चाहते हैं। तब इसने मुझे कहा कि आप हमारे लिए काम करो, हम जो कहें वो मानो और इसके बाद ऐश करो। मैंने कहा कि मेरे पास अल्लाह ताला का दिया हुआ सब कुछ है, पहले भी आपके सवालों का जवाब सच सच दिया है, अब भी सच ही कहूँगा, मुझे और कुछ नहीं, सिर्फ आज़ादी चाहिए और बस। और दूसरा ये है कि मेरा कोई बैंक अकाउंट नहीं है। इस तरह 4 घंटे बहस करने के बाद वो चला गया। मुझे 3 साल 6 महीने तक मुख्तलिफ कैंपों और कैद खानों में रखा गया। इस दौरान मैंने ऐसे ऐसे वाकयात देखे जो दिल दहला देने वाले थे और जिनको अब भी याद करता हूँ तो रोना आ जाता है। अमरीकी फौजी कैदियों के साथ जो सलूक रवा रखते थे वो इंसानी और बैनुल अक़वामी कवानीन की बिल्कुल खिलाफ वर्जी था। एक मरतबा एक बदशक्ल खातून फौजी ने कैदियों की तलाशी के दौरान 2 मरतबा कुरान मजीद को जमीन पर फेंका। कैदियों ने इस बेहुरमती पर खातून फौजी को सजा देने का मुतालबा किया, मगर अमरीकी फौजी हकाम ने इस मुतालबे पर कान नहीं धरे। पहले कैंप के कैदियों ने इस जुल्म पर हड़ताल शुरू कर दी, जिसका दूसरे और तीसरे कैंप में कैदियों ने भी साथ दिया और इस वाक़ये के बाद अमरीकी फौजियों ने कैदियों पर जलगार शुरू कर दी। इन्होंने कैदियों को पकड़ पकड़ कर इनकी मूछें, दाढ़ी और आईब्रोज को काट दिया, किसी की आधी दाढ़ी छोड़ देते और किसी की एक मूछ। इस जुल्म और ज्यादती पर बाकी कैदी अल्लाह अकबर के नारे लगाते, जबकि बाज़ फौजियों को गालियों और बद्दुआओं से नवाजते। ग्वांतानामो में तफ्तीश के मराहिल बड़े अजीब थे। तफ्तीश का महवर कोई खास इशू नहीं था। शायद ये सारे तफ्तीशकार हम सब कैदियों को इंतहाई सादा समझते थे और हमसे ऐसे पेश आते जैसे हम बच्चे हों। एक दिन एक छोटे से कद वाले मोटे शख्स ने आकर इंतहाई बदतमीजी से बात की और ये मेरे जवाबात पर तंजिया अंदाज में मुस्कुरा भी देता और फिर आखिरकार उसने वो सवाल पूछ ही लिया जो उसके दिल में न जाने कब से था। उसने मुझसे सवाल किया कि ये मुसलमान आखिर कब हमारे सामने अपने सरों को झुकाएंगे। इस सवाल से मेरा खून खोल उठा, मगर मैंने हौसला करके जवाब दिया कि आपकी ये ख्वाहिश कभी भी पूरी नहीं होगी। मुसलमानों का एक गिरोह आपके खिलाफ इमाम मेहदी के ज़हूर तक जहाद करेगा और आखिर में गलबा मुसलमानों का ही होगा। इसने मुझसे सवाल किया कि ये गिरोह किसका होगा, तालिबान का या अलकायदा का या फिर किसी और का। मैंने कहा कि ये मुझे मालूम नहीं, मगर ये याद रखें कि आप अपने अहदाफ तक इस कदर आराम से नहीं पहुंच पाएंगे। इसने लंबी सांस ली और कहा कि काश ये इमाम मेहदी जल्दी से सामने आ जाएं और हम इनसे निपटें ताकि मुसलमानों की ये आखिरी उम्मीद भी खत्म हो जाए। मई 2004 रमजानुल मुबारक के महीने में मुझे तफ्तीश के लिए ले जाया गया। जिस कमरे में मुझे बिठाया गया वहाँ एयर कंडीशन और टीवी भी मौजूद था। खिलाफे मामूल मेरे हाथ पाँव को खोल दिया गया। वहाँ 2 अमरीकी तफ्तीशकार मौजूद थे, जबकि तीसरे एहलकार ने अमरीका के अफगानिस्तान में कायम सिफारत खाने के एहलकार के तौर पर अपना तारुफ करवाया। अफगान बाशिंदे ने खुद को अफगान हुकूमत का एलची बताया। हमारे दरमियान बातें शुरू हो गई। इनका रवैया बड़ा शाइस्ता था। इन्होंने मुझे खाना खिलाया, जिसको मैं सही मानों में खाना कहूँगा, जो मुझे तकरीबन 4 साल बाद नसीब हुआ था। इन अफराद ने वादा किया कि वो मेरी रिहाई के लिए भरपूर कोशिश करेंगे, मगर इसके बाद भी मैं 1 साल तक ग्वांतानामो में रहा। 1 नवंबर 2005 के दिन एक तफ्तीशकार मेरे पास आया और मुझे खुशखबरी सुनाई कि अगले हफ्ते आपको रिहा किया जाएगा, मगर इससे पहले आपको किसी दूसरी जगह मुंतकिल किया जाएगा, लिहाजा आपने घबराना नहीं। पहले ही दिन मुझे ऐसी जगह ले जाया गया जिसको मैंने पहले कभी नहीं देखा था। ये जगह जिंदगी की तमाम सहूलतों से आरास्ता थी। पहली दफा मैंने अपने लिए यहाँ खुद कहवा बनाया, जिसका मुझे बड़े अरसे से अरमान था। दूसरे दिन 4 बजे के करीब एलची आया और मेरे साथ बैठकर मेरे घर और अफगानिस्तान के हालात के मुतालिक मालूमात फराहम की। इसने मुझे बताया कि आपकी अफगानिस्तान के लिए परवाज होगी। तीसरे दिन मुझे फिर इस जगह ले जाया गया जहाँ पहले सजा दी जाती थी, मगर मुझे उम्मीद थी कि रेड क्रॉस के लोग आएंगे, क्योंकि मामूल तो यही था कि रिहाई के वक्त रेड क्रॉस के लोग कैदी से मिलते। मगर अचानक चंद अमरीकी वीडियो कैमरों के साथ अंदर आए और इनके हाथों में एक 2 स्याह कागजात भी थे, जिस पर अंग्रेजी में कुछ लिखा गया था और साथ में पश्तो तर्जमा भी था। कागज मेरे हवाले किया गया और कहा गया कि इस पर दस्तखत करें। इस कागज पर दर्ज शिक्कें कुछ इस तरह थीं: कैदी अपने जुर्म का इकरार करता है और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से माफी मांगता है। अमेरिका की तरफ से जुर्म की माफी
اور رہائی پر اس کا شکر گزار ہے۔ قیدی القاعدہ اور طالبان کا ساتھی تھا، لہٰذا آئندہ دونوں کے ساتھ تعلق نہیں رکھے گا اور ان کے ساتھ تعاون بھی نہیں کرے گا۔ قیدی آئندہ دہشت گردی کی کارروائیوں میں حصہ نہیں لے گا اور قیدی آئندہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے مفادات کے خلاف کوئی بھی کام نہیں کرے گا۔ اگر قیدی نے ان شکوں کی خلاف ورزی کی تو اسے پھر سے گرفتار کیا جائے گا اور ساری عمر قید میں رکھا جائے گا۔ اس حلف نامے کو پہلے پڑھ کر سنایا گیا، جسے ویڈیو کیمروں میں بھی محفوظ کیا گیا، اور پھر مجھے دستخط کرنے کو کہا گیا۔ میں نے کاغذ انتہائی غصے میں دور پھینکا اور کہا کہ میں مظلوم ہوں، مجرم نہیں ہوں، کبھی بھی اپنا ناکردہ جرم تسلیم نہیں کروں گا اور نہ ہی معافی مانگوں گا، اور کبھی بھی اپنی رہائی پر امریکہ کا شکریہ ادا نہیں کروں گا۔ میں نے کون سا جرم کیا ہے؟ مجھے کس قانون کے تحت مجرم ثابت کیا گیا ہے؟ میں طالب تھا، ہوں اور طالب رہوں گا، البتہ القاعدہ کا کبھی ساتھی نہیں رہا۔ اگر کسی دہشت گردی کے واقعے میں میرا ہاتھ تھا تو مجھے بتائیے۔ کئی مرتبہ وہ باہر نکلے اور پھر اندر آئے، کئی بار اصرار کیا مگر میں نے دستخط نہیں کیا۔ چوتھی بار اندر آئے اور کہا کہ اگر آپ کو کاغذ کی لکھی شکیں منظور نہیں تو اپنی مرضی سے کچھ اور لکھ لیں جو آپ چاہتے ہیں۔ مجبوری کے عالم میں میں نے قلم اٹھایا اور لکھنا شروع کر دیا۔ میں نے اس کاغذ کے اوپر لکھا کہ میں مجرم نہیں ہوں، کبھی بھی کسی جرم کا ارتکاب نہیں کیا، ایک مظلوم مسلمان ہوں جس کے ساتھ پاکستان اور امریکہ نے ظلم کیا ہے اور مجھے 4 سال تک قید میں رکھا گیا۔ میں یقین دلاتا ہوں کہ امریکہ کے خلاف سرگرمیوں میں حصہ نہیں لوں گا۔ اس کے بعد میں نے نیچے دستخط کیے اور کاغذ ان کے حوالے کر دیے، اور میرا دماغ اس وقت اس سوچ میں تھا کہ کیا یہ میرا لکھا ہوا مانیں گے بھی یا نہیں، اور میری تحریر میں وہ کوئی بھی رد و بدل کر سکتے ہیں۔ بہرحال کچھ دیر بعد ایلچی ریڈ کراس کے نمائندوں کے ساتھ اندر آیا اور میرے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گیا اور مجھے رہائی کی خوشخبری دی۔ میں ایک دن بعد کابل کے ہوائی اڈے پر اترا تو مجھے کابل اجنبی لگا۔ جگہ جگہ حفاظتی مورچے بنائے گئے تھے اور حیران کن طور پر مجھے آزاد کر دیا گیا تھا۔